अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आसिफ अली जरदारी साहब 411 इलेक्टोरल वोट्स लेकर पाकिस्तान के सदर दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं। कल हलफ बर्दारी की तकरीब भी होगी। आज आपने सदर का इंतखाब देखा। उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो अपोजिशन इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार थे महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने 181 वोट हासिल किए। आज के इस सदर के इंतखाब में GDA ने, TLP ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया है। अब तमाम तर जो नज़रें हैं वो मरकूज़ हैं, क्योंकि बातें सिर्फ यही हो रही हैं कि जरदारी साहब जो कि नोन है टू बी, जिनको कहा जाता है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, क्या अगले 5 साल बतौर सदर पाकिस्तान वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन का जिक्र है या फिर मुफाहमत जिसे कहते हैं उसका जिक्र है वो करने में कामयाब होंगे, और ऐवान का जो माहौल है और जो सियासी पोलराइजेशन है उसको कम करने में कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि बार बार ये जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए ये ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम आ सके। एक ऐसे माहौल में जहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में कामयाब उम्मीदवार शामिल हुए, मुंतखब हुए, और उसके बाद उनकी मखसूस नशिस्तें उनको ना दी गई, और इसके अलावा भी जो उनकी बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने में क्या वो अपना किरदार अदा करेंगे या नहीं। आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं तहरीक के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आपने आज बल्कि इस सदर के इंतखाब के हवाले से कहा भी कि यह मुतनाज़ा इंतखाब है, और एक मरतबा अगर मखसूस नशिस्तें जो आप लोगों ने चैलेंज की हुई हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं तो दोबारा ये सदर का इंतखाब होगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, कभी भी हमने नहीं देखा कि असेंबलियां जो हैं वो पूरी मौजूद होती हैं। यानी कई जगह पर बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से नशिस्तें खाली होती हैं। क्या आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका आर्ग्यूमेंट है? जी देखिए, दो चीजों पे आपने डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक तो है जहां आपके इलेक्शंस हो गए हैं लेकिन चंद जगहों पे इलेक्शंस जो है वो मुलतवी करने पड़ गए हैं, या उनमें कोई ऐसा डिस्प्यूट है कि उनको दोबारा से करने की जरूरत है। उस किस्म की सिचुएशन में आइन कहता है कि हाउस जो है वो कंप्लीट समझा जाएगा, बेशक 4 या 5 या 6 सीटें जो हैं उन पे दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ जाए। वो तो बड़ा क्लियर बात है कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वहाँ हाउस कंप्लीट ही समझा जाता है। लेकिन जहाँ आपकी एक इलेक्शन होना है रिजर्व सीट का, और वो जो इलेक्शन है रिजर्व सीट का वो सस्पेंड हो जाता है, वो इलेक्शन होता ही नहीं है, यानी कि वो रिजर्व सीट्स वाले लोग आते ही नहीं है वोट करने के लिए, तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है आइन के मुताबिक। क्योंकि आइन कहता है कि आपने रिजर्व सीट कंप्लीट करनी है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आइन में। तो अगर वो अगर कंप्लीट नहीं होता हाउस, तो फिर आप किस तरह उस हाउस के जरिए इलेक्शन करा सकते हैं प्रेसिडेंट का, ये बहस है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मजबूत आईनी बहस है। अच्छा। क्योंकि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होगा ये इलेक्शन वैलिड नहीं हो सकता। अब उसके साथ एक दूसरा इशू अब आ गया है जरूर, और उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। वो ये है कि जिस जरदारी साहब की जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट अगर देखें तो उसमें मार्जिन इतना बड़ा है कि आप एक बहस कर सकते हैं दूसरी साइड से कि जनाब अगर रिजर्व सीट्स आ भी जाती हैं तो तब भी उससे ये इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील नहीं होगा। सही। तो ये भी अब एक बहस है जिस बहस को आपने समझना है और देखना है। हो सकता है जब ये मामला आए अदालत में, जो जरूर आएगा क्योंकि रिजर्व सीट की अदालतों में गया हुए हैं केसेस, तो ये भी एक इशू उस पर आएगा कि जी ये मार्जिन इतना बड़ा है, क्या रिजर्व सीट्स को ये इलेक्शन को रिवर्स करना है कि नहीं, ये इशू एक बन सकता है। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह से रिजर्व सीट्स पर कौमी असेंबली में हलफ बर्दारी हुई, उस पर क्या आप भी समझते हैं कि क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तना जारी किया हुआ था तो ये दुरुस्त नहीं था जो गुज़िश्ता रोज हलफ बर्दारी हुई?
जी देखिए, बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने नेशनल असेंबली में रिजर्व सीट की ओथ लेने से रोक दिया था। और ये नहीं उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपने वहां लेना है पेशावर से, या आपने लेना है सिर्फ पंजाब से ले लें वो तो पेशावर की ना लें। कि ऐसी कोई उनसे कंडीशन नहीं लगाई थी ऑर्डर में। ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था कि आपने ओथ पूरी नेशनल असेंबली से नहीं लेना, रिजर्व सीट से। तो जब ये ओथ ले ली है, मेरे लिहाज से ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अब वो एक अलग डिबेट है कि क्या उसकी कंटेम्प्ट या उसकी जो जो फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है उसकी कंटेम्प्ट स्पीकर पे हो सकती है, नहीं हो सकती। वो एक आईनी इशू डिफरेंट है, लेकिन खिलाफ वर्जी जरूर हुई है, इसलिए ये ओथ जो है ये वैलिड नहीं हो। अच्छा, बैरिस्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि क्योंकि जाहिर है कि अभी नौमुंतखब सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, कल वो ओथ भी ले लेंगे। इस वक्त बड़ी बात की जा रही है कि किस तरह से वो चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन या जैसे मुफाहिमत कहते हैं, मीसाक मुफाहिमत, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद किया अपनी मेडन स्पीच में, आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? क्योंकि इस वक्त आप लोगों के यानी ऑपोजिशन में बैठे आप लोग और हुकूमती बेंचेस में जो जमातें हैं उनके बीच में बेइंतहा एक गर्म माहौल नजर आ रहा है। जी, गर्म माहौल है और रहेगा, लेकिन आप देखें कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका एक ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान के होते हैं, हम सबके प्रेसिडेंट होंगे अगर वो इलेक्ट होके आ गए हैं, लेकिन उनका रोल आइन में बड़ा मुख्तसर है, उनका बड़ा वाज़ेह है। वो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, कुछ चीजें कर सकते हैं। तो रोल बेसिकली हुकूमत का होता है। अगर वो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसके बाद एक अच्छा माहौल बन सकता है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी जिसको CBM कहते हैं हम, उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि वो आ जाए सामने और कहे ओके, हम ये जो अगले 20-25 जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ इलेक्शन का डिस्प्यूट है, आए हम उस पर ऑडिट कराते हैं और उस ऑडिट की आप भी मान लें, हम भी मान लेते हैं। वो एक बड़ा अच्छा मेजर होगा और उसके बाद हो सकता है फिर बात हो सके, आगे मुज़ाकरात भी हो सके, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार हमने ये भी देखा है कि आपकी जमात में से कई सीनियर मेंबर्स का ये कहना है कि मुफाहिमत के लिए ये ज़रूरी होगा कि इमरान खान साहब को रिलीज़ करवाया जाए। जो असीर आपकी ख़वातीन हैं या डिफरेंट सपोर्टर्स हैं 9 मई के केसेस में, उन सब की रिहाई के बाद ये मुमकिन है कि फिर आगे बढ़ा जा सके। जो ये क्या इतना सादा है? क्या आप समझते हैं ये तमाम तर सियासी केसेस हैं और बड़े आराम से ख़त्म किए जा सकते हैं? देखें, जहाँ तक तो ये केस हैं जो 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 हमारी खवातीन जो हैं जिनको जेलों में डाला हुआ है दूसरे लोगों को, कम से कम वो तो हुकूमत के हाथ में होता है कि वो किस वक्त किसको रिलीज करें। तो वहाँ तो हुकूमत के पास गुंजाइश है कि वो ये करें, और अगर करते हैं तो ये भी एक CBM होगा, ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब के ताल्लुक है, वो क्योंकि केसेस में कन्विक्शन है और वो कन्विक्शंस जो हैं वो चैलेंज की हुई हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, तो उनके केसों का फैसला हुकूमत नहीं कर सकती, वो अदालतें ही करेंगी। ये आपको थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी एक और वो ये है कि जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो जरूर जो अंडर ट्रायल या अंडर अरेस्ट या जो प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी जिनको कैद किया हुआ है, स्पेशली खवातीन, उस हद तक तो उनको उनके पास इख्तियार है और उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो हमें कॉन्फिडेंट है, हमें पूरी उम्मीद भी है और यकीन भी है कि वो केसेस इतने बेबुनियाद हैं कि वो अदालतें ही उनको खत्म करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बैरिस्टर साहब, एक बड़ी बात इस वक्त चल रही है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट के किसी किस्म के आप लोगों के साथ, यानी कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ या आपकी जमात के साथ कोई राब्ते जो हैं वो होना शुरू हुए हैं, या जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि वो अभी तक वहीं पर हैं जहां पर 9 मई पे थे? जी देखें, ये कुछ देर पहले अफवाहें उठी थी और क्योंकि कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दी थी या कोई खबरें आई थी,
तो उसके बाद मैंने भी डिस्कशन की थी इमरान खान साहब से। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे मुझे कहा था कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद से ये काफ़ी महीनों की बात है, उसके बाद से भी और उससे पहले भी ये कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है, ना कोई डिस्कशन है, ना कोई गो बिटवीन है, ना कोई मुज़ाकरात हैं। तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं। अच्छा। जहाँ तक ताल्लुक है हमारा पार्टी का, हमने अपना बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में तो हम आ गए हैं, पार्लियामेंट में हम किरदार अदा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानूनी जो हमारा रास्ता है वो भी अपनाएंगे। बैरिस्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ फ़ाहद हुसैन साहब जो कि सीनियर तज्ज़िया निगार हैं वो भी हमारे साथ थे। दीगर और कई जो आप कहेंगे कि सियासी पंडित्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक तहरीक-ए-इंसाफ ये कबूल नहीं लेती कि हाँ जी 9 मई उन्होंने किया, उसकी माफ़ी नहीं मांग लेती, जब तक उनके मामलात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बेहतर नहीं हो सकते। आप भी यही समझते हैं? क्योंकि आगे वहीं पे अभी तक मतलब तहरीक इंसाफ इज बीइंग रिमेंबर्ड एज द पार्टी जिसने 9 मई किया। जी देखें, वो 9 मई का तो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है पीटीआई का, और वो मौक़िफ़ ये है कि जिन्होंने जो इन्वॉल्व थे उनको आप सज़ा दें, बिल्कुल दें। उसमें मेरा भी यही ख्याल है कि होना चाहिए, लेकिन उसकी जो लोग हैं मुलव्विस, वो उनको आप सज़ा दें, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ना कि उसको आप उन लोगों को शामिल करें जो जिन्होंने कोई गुनाह किया नहीं है। यानी एज अ पार्टी ओनरशिप नहीं है 9 मई की कि भाई हमने किया था। दैट्स व्हाट सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे, जो ये कहते हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ को, यानी बानी तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये उनकी गलती थी। देखिए, जो तज़ियाकार जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनका अपना अपना मौक़िफ़ है, दूसरी साइड का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, और आई थिंक पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हम इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई लोग मुलव्विस हैं तो उनको सजाएं दें, उनके खिलाफ अगर शहादत है तो उनको बिल्कुल पकड़ें और उनको ना बख्शें, लेकिन इसमें कोई जो बेगुनाह लोग हैं उनको ना मुलव्विस करें। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपका वक्त का। इंशाल्लाह फिर आपसे मज़ीद बात होगी, लेकिन कैटेगोरिकली बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि मुफ़ाहिमत तो जब ही होगी जब मिनिमम बात होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन के हवाले से जो भी एतराज़ात हैं उसका ऑडिट का अगर आगाज़ कर दिया जाए तो एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि माहौल जब तक गर्म रहेगा, जब तक ये तमाम मामला सेटल नहीं हो जाते, वो एहतजाज ऐवान के अंदर भी करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे। अब देखना यह है कि अब जो हुकूमत बनेगी, और अब देखना है कि काबीना कितने देर में बन जाती है, बिकॉज अतातारड़ साहब का तो ये कहना था कि अगले 24 घंटों में वफाकी काबीना जो है वो तश्कील कर ली जाएगी, और आज नवाज शरीफ साहब का भी यही कहना था कि जल्द से जल्द काबीना की तश्कील होनी चाहिए ताकि तमाम तर मामलात जो हैं लोगों को रिलीफ देने के उस पर काम किया जा सके। किस तरह से ये अगले 5 साल आगे बढ़ेंगे, क्या किसी किस्म की मुफाहिमत होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो पूछेंगे अपने तज्जिया निगार से कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। वेलकम बैक। सदारती इंतखाब पर और इसके आगे अब जो हम 5 साल की हुकूमत देख रहे हैं, इस पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार मुशर्रफ ज़ैदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुशर्रफ साहब, बड़ी जिसे कहते हैं उम्मीदें भी वाबस्ता की जा रही हैं सदर पाकिस्तान से, जो नौ मुंतखब आसिफ अली जरदारी साहब हैं कि वो मुफाहिमत के बादशाह रह चुके हैं। लिहाजा जिस चार्टर ऑफ रिकन्सिलियेशन का बड़ा जिक्र है, आप समझते हैं कि जरदारी साहब कल जैसे हलफ भी ले लेंगे, वो इस मरतबा बतौर सदर कामयाब होंगे कि वो चार्टर ऑफ रिकन्सिलियेशन कर पाएं? शुक्रिया नादिया। मेरा ख्याल है कि चार्टर ऑफ रिकन्सिलियेशन, ये बात मैंने पहले भी कही है, चार्टर ऑफ रिकन्सिलियेशन मौजूद है पाकिस्तान में, और 1974 से जो है हमारे निज़ाम का हिस्सा है। उसको में हम आईने पाकिस्तान भी कहते हैं। अगर हम हर बात
एक नई जो है ट्रेडिशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जो आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए इतने दिनों के अंदर अंदर, हम वो नहीं करवाते। आइन में और कानून में लिखा है कि इलेक्शन के बाद सुबह 2 बजे, रात 2 बजे, डिपेंडिंग ऑन आप सुबह फजर के लिए उठते हैं या इशा लेट पढ़ते हैं, तो रात 2 बजे जो है आपको इलेक्शन का रिजल्ट देना है, या सुबह 10 बजे मैक्सिमम देना है, और आप 3 दिन लगा देते हैं। अगर हमने ये चीजें करनी है अपने आइन के साथ, तो आप आसमान से, चांद से, मार्स से, कहीं से भी आप कोई मतलब दस्तावेज लिखवा के साइन करवा लीजिए। हमारे माशाल्लाह जो बुजुर्ग सियासतदान हैं जो हमारा इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं, होगा ये कि क्योंकि उन बुजुर्ग सियासतदान से ऊपर जो लोग हैं वो जब चाहे आइन की जो है वो धज्जियां उड़ा सकते हैं, और वो धज्जियां एक वक्त में नहीं उड़ाते, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग बड़ा शुक्र करते हैं कि यार शुक्र है धज्जियां एक वक्त में नहीं उड़ी। लेकिन वो एक एक करके तवातुर के साथ कभी एक धज्जी और कभी दूसरी धज्जी उड़ाते हैं। तो अगर ये धज्जी पना जो है आइन के साथ हम करते रहेंगे, तो फिर तो आप कोई भी चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन कहीं से भी बनवा लें, उसके ऊपर उसका कोई वो जो मकसद है, जिसपे बड़ी संजीदगी से मैंने लिखा और बोला भी है, पिछले 4 साल से मैं कह रहा हूं कि हमें एक ग्रैंड नेशनल बार्गेनिंग, एक रेकंसिलिएशन का प्रोसेस चाहिए होगा। लेकिन ये प्यारी प्यारी बातों से तो नहीं होगा, ये तो तब होगा जब ये फैसला हो जाए इस मुल्क में कि आइन से निकल कर कुछ नहीं होगा। और अगर हम वो करेंगे तो फिर रेकंसिलिएशन भी मसला नहीं होगा, नैब भी बेहूदगी नहीं करेगा, सियासतदान भी बेहूदगी नहीं करेंगे। और ये जो बदतमीज बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही गुनावना किस्म का जो है वो दुश्मनों की बातों में आके साजिश की 9 मई को, वो भी जो है इतनी जल्दी दुश्मनों की बातों में नहीं आएंगे। अच्छा मुशर्रफ, देखिए जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन को फॉलो करना तो लाजिम है, बिकॉज आइन ही सब कुछ जो है वो इस पूरे जो स्टेट है, हाउ everybody is part of the state and what all is enshrined in the constitution, ये हमने देखा। चाहे वो इलेक्शन कब कराने हों, कैसे होने चाहिए, कब होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, वो सब नहीं हुए। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ एक इत्तेहादी हुकूमत है जो जिनके कई लोग जो है वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शामिल तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे नाला भी हैं, उनको कभी कोई कार्टून भी कह रहा है, कल भी आपने देखा, इससे पहले भी आप देख चुके हैं। यानी दोनों अतराफ से ये अनाउंसमेंट ज़रूर होती है कि आए मफाहमत करते हैं, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी चाहिए, एक डायलॉग करना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमती इत्तेहाद भी इस हिसाब से सीरियस है, संजीदा है कि करनी चाहिए? क्योंकि दूसरी जो साइड है यानी जो अपोजिशन की है, जो तहरीक इंसाफ की है, वो तो कहती है कि पहले आपने ये शराइतें हमारी इस पर अमल दरामद करें, उसके बाद फिर हम किसी डायलॉग की बात करेंगे। देखिए नादिया, जो आपका ओरिजिनल सवाल था वो तो बहुत अच्छा और मासूमाना सवाल था, एंड आई एम सॉरी कि मैं इतनी लंबी उसमें चला गया। मैं इस सवाल का भी उसी से जोड़ के जवाब दूंगा कि सदर जरदारी कामयाब होंगे या नहीं, मुझे वो ओहदा मिल जाए जो मैं चाहता हूं तो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ भी उस दिन तक कामयाब रहेंगे जिस दिन तक ये फैसला नहीं हो जाता कि वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। और सदर जरदारी थोड़ा सा उनसे ज्यादा जो है वो इन चीजों को समझते हैं और इस तरह के सियासी खेल को खेल सकते हैं, तो वो पूरी अपनी पूरी करेंगे। लेकिन क्या अगर सियासतदानों की कामयाबी का पैमाना जो है इस मुल्क के हालात बेहतर करने से जोड़ा जाए, तो फिर मेरा अफसोस के साथ, और मैं नाउमीदी फैलाने में कोई इसमें शौक नहीं समझता, इसको एक फन नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूं कि मैं अपनी फितरत से बिल्कुल हट के ये बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब जो हुकूमत है वो एक हुकूमत नहीं, वो कम से कम 3 और मेरे ख्याल में 3.5 हुकूमतें जो है वो उन्होंने अभी ओहदा संभाला है। एक वो हुकूमत है जो एक्चुअल हुकूमत है जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम है। एक वो हुकूमत होगी जो प्रेसिडेंट हाउस से चलाई जाएगी, उसमें काफी सियासी मसाइल और काफी पॉलिसी के मसाइल जो है वो उनके परव्यू में आएंगे
वो लेंगे, उनको दिए जाएंगे, आप जिस तरह भी इसको डिस्क्राइब करना चाहें, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का जो खदशा है शुरू में इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। दोनों जमातें जिम्मेदार सियासतदान हैं, जिम्मेदार शख्सियात हैं। तीसरी हुकूमत जो है SIFC है, SIFC के साथ अगेन शुरू में कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन चाहे वो वजीर आज़म हो या वो जरदारी साहब हो, हमारे सदर जरदारी हो, उनका ये जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी इशू पे ये खटका होगा उन्हें कि भाई अगर हम हुकूमत चला रहे हैं और अगर हम नुमाइंदे हैं तो क्यों ना इस मौजू को हम वापस सिविलियन रेल में ये भी होगा। और फिर जो आधा, जो 3.5 मैंने बोला था, वो आधा है अल्हम्दुलिल्लाह जो अली अमीन गांडापुर की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, इसलिए नहीं कि वो सूबा है, लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी जो तर्ज हुकूमत जो उनकी बातों से नजर आ रही है वो ये कि वो ऐसे समझते हैं सूबाई और वफाकी ताल्लुकात को जैसे सब्जी मंडी पे जाके टिंडे और आलू का रेट जो है वो मतलब निगोशिएट कर रहे हो। ये 3.5 हुकूमतें एक दूसरे के साथ इवेंचुअली हर एक दूसरे के साथ कशमकश में होगी। इस सारे मामले को ठीक करने का भी एक मिसाक है, मिसाक ही वही आइन है जिस आइन की मैं पहले बात कर रहा था। आइनी हुदूद में रहते हुए अपनी अना को और अपनी यूट्यूब लाइक्स और क्लिक्स को अगर कंट्रोल में रख सकें, चाहे वो जो आधी हुकूमत है वो हो, या वो SIFC हो, या वो प्रेसिडेंट जरदारी की आने वाली हुकूमत हो, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये बड़े मजे से आपने मुशर्रफ ऐसे 3.5 हुकूमतों का जो ये एक नक्शा मेरे सामने रखा है, तो इसका मतलब इस बार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो होगी जो कुछ PDM होती थी, यानी PDM की हुकूमत नहीं, जब वो अपोजिशन में थे और वो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत खुद अपने वजन से गिर जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे तो यही मुझे लग रहा है। देखिए, हुकूमत गिरने का मैं इसलिए जो है मैं प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता कि वो तो एक इंतहाई ही मनफी और नेगेटिव बात होगी। अभी वजीर आजम को ओथ लिए हुए मेरे ख्याल 4 या 5वां दिन है आज, सदर साहब को ओथ लिए हुए मेरे ख्याल अभी ओथ उन्होंने लिया भी नहीं है, इंशाल्लाह इतवार को उन्होंने ओथ लेना है। अल्लाह मियाँ वो जो ओथ में बातें कर रहे हैं उन पे उनकी शख्सियात, उनकी पार्टियां और उनके साथी, अल्लाह मियाँ उनको कामयाब करे हर तरह से कि वो पाकिस्तान की वो सेवा कर सकें जो पाकिस्तान मांगता है, जो पाकिस्तानी का हक है। लेकिन हुकूमत गिराने की कोशिश जो है वो यकीनन वो तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है शुरू हो चुकी है। और ये मेरा ख्याल है कि जो लोग ताकत में होते हैं, जो कुव्वत जिनके पास होती है, जिनके पास हुकूमत होती है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी लागू होती है कि वो इस तरह से ताल्लुकात मैनेज करें कि जो उनके मुखालिफिन हैं वो कम से कम अहम उमूर पर उनके हामी बन जाए। आपको याद होगा नादिया कि जब PTI की हुकूमत आएगी तो आई थी 2018 में, और इंशाल्लाह ये ऐन मुमकिन है कि आएगी भी आइंदा, तो वो स्लिप ऑफ द टंग इतना स्लिप नहीं है। लेकिन जो PTI की हुकूमत आई थी तो मेरे जैसे लोग उस वक्त उनको यही हिकमत अमली का जो है एडवाइस करते थे, उनसे मिन्नत मांगते थे कि खुदारा अपने ऑपोजिशन के साथ बैठें, उनको इंगेज करें। वो इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका भी हक है। तो मेरा, क्योंकि उस वक्त जो है मेरी ये इल्तिजा उनसे थी, उन्होंने नहीं सुना, और फिर 2022 में फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो सब कुछ हुआ जो हमने देखा, और उसमें से कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं था। खास तौर पे उसके नतीजे में जो सियासी इंतशार जो है हमारे मुल्क में जो है जड़ों में जो है लगता है कि आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे कि हुकूमत गिरे, और अल्लाह ना करे कि PTI का जो अब तक तरीका रहा है तोड़ने, इंतशार और तखरीब का जो एक ऑलमोस्ट एक मजा मेरा ख्याल है कुछ उस पार्टी के लोगों को आता है। अल्लाह मियाँ उन सब के दिलों को चैन दे। थैंक यू सो मच मुशर्रफ जैदी फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। वही बात कही जो सब कह रहे हैं कि एक
जो ग्रैंड डायलॉग है वो होना मुमकिन है। लेकिन एक और चीज़ की तरफ इशारा किया मुशर्रफ ने, और वो कहते हैं कि जो हुकूमत है इसमें जिस किस्म का इत्तेहाद है, ऐसा लगता है कि 3 जानिब से ये हुकूमत या 3.5 जानिब से ये चल रही होगी। अब देखना है कि आपस में ये किस हद तक कन्वर्ज हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद बिलाल महबूब, सरबराह पिल्डाट हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और ऑपोजिशन इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे सदारती, महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने सदारती इंतखाब को मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा, और आज जो कुछ हमने देखा उसके हवाले से बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डाट हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अहमद बिलाल महबूब साहब, बताइए आपको क्या लगता है कि क्या जो पॉइंट महमूद खान अचकजई साहब ने उठाया था इलेक्शन कमीशन से कि सदारती इंतखाब मुलतवी होने चाहिए क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, क्या आप भी समझते हैं कि ये दुरुस्त बात थी? बहुत शुक्रिया नादिया। नहीं, मेरे ख्याल में महमूद अचकजई साहब की जो राय थी वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि इनफैक्ट इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल था। इलेक्टोरल कॉलेज इस वजह से मुकम्मल नहीं करार दिया जा सकता कि असेंबलियों की कुछ सीटें खाली हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि कभी कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो तो तमाम सीटें फिल हो चुकी हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि 30 के करीब सीटें ऐसी हैं जिसके लोग एक से ज्यादा सीट पे मुंतखब हुए थे या कोई और वजूहत थी, उन्होंने रिजाइन किया है, अब वो सीटें खाली हैं, उनके ऊपर बाई इलेक्शन होंगे। तो नामुकम्मल नहीं था। नामुकम्मल उस वक्त होता हमारे आइन की रूह से जब कोई एक असेंबली मौजूद ना होती, खासतौर पर नेशनल असेंबली मौजूद ना होती, या फिर अगरचे आइन में इसकी सराहत तो मौजूद नहीं है कि कोई सूबाई असेंबली भी मौजूद ना हो तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक असेंबली मौजूद ना होती तो फिर भी कहा जा सकता था कि ये इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। लेकिन इन हालात में कुछ सीटों के ना होने से नामुकम्मल नहीं करार दिया जा सकता, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनका ये ख्याल, और दूसरी तरफ ये आईनी रिक्वायरमेंट भी थी कि 30 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी जो राय वो मुनासिब नहीं। अच्छा, उनकी जो राय थी वो मुनासिब नहीं थी आप कह रहे हैं, लेकिन फिर जो अब राय रखते हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त, वो कहते हैं कि ये मुतनाज़ा इंतखाब हुआ है आज, इसको चैलेंज करेंगे, और अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं तो वो यहाँ तक गए हैं कि ये फिर इंतखाब दोबारा होगा। आप ऐसा समझते होगा वंस इवन लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली उनको मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं? देखिए, मैं तो हिसाब लगा रहा था कि अगर मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल भी जाएं तो भी उनके वोट इतने नहीं हैं कि वो जीत सकते। तो इसलिए अगर ये फैसला हो भी जाए किसी स्टेज पे कि ये नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए थी, तो उसका हिसाब भी लगा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर इससे फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये है कि फिर तो ये इलेक्शन गलत नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे जो बात गलत है, असूली तौर पे गलत है, वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जिसकी सीटें 90 के करीब हैं या 92 और 90 के दरमियान में 92 हैं, उनको उनकी नशिस्तों के एतबार से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसकी वजह से बेइंसाफी की ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर ये असेंबली 5 साल कैसे खड़ी रहेगी, बेइंसाफी की, इतनी स्ट्रांग बेइंसाफी की बुनियाद पे। तो इसलिए उनको ये एलोकेट होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। बुनियादी बात तो ये है। अच्छा, तो अहमद बिलाल साहब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का जो फैसला किया गया, और उसमें बताया गया, जो शिक बताई गई कि उस वक्त तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, जो मज़कूरा वक्त होता है जिस शिक के तहत आपको रिजर्व सीट्स के लिए नाम देने होते हैं, वो आपने नहीं दिए, लिहाजा अब उनको नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ वो कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन ने इत्तलाक किया है या उसका इत्तलाक हुआ है कि जिसके तहत ये रिजर्व सीट्स बकिया जमातों को दे दी गई हैं? देखिए, उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियाद ये है कि जब एक बार ये बात तय हो जाए, गलत तय हो जाए या सही तय हो जाए, कि ये सियासी जमात अब उस माने में सियासी जमात ही नहीं है कि जिसको रिजर्व सीटें दी जा सकती हैं। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बारे में जब ये तय हो गया कि ये वो सियासी जमात है ही नहीं, जिसको सीटें एलोकेट हो सकती हैं, तो फिर जाहिर है जो सीटें बच रहेंगी
वो बाकी जो सियासी जमातें बोनाफाइड होंगी उनमें तकसीम होंगी ना। इसलिए मैं उसको तो समझता हूँ कि वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है इस बेइंसाफी का जो हो चुकी। और वो बेइंसाफी ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ना दी जाए। जब वो बेइंसाफी हो चुकी है तो फिर उसके बाद जो बेइंसाफी है वो तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। राइट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाहिर है कि इस हवाले से अब कोर्ट्स के दरवाजे उन्होंने खटखटाए हैं। डू यू थिंक दे स्टैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि लीगली जाहिर है आप इलेक्शन एक्ट को भी बड़ा बेहतर समझते हैं, और जो बातें हम सुनते हैं, जो डिफरेंट कानूनदान हैं इस वक्त मौजूद तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, वो ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है, लिहाजा उनको हर हाल में ये नशिस्तें मिलेंगी ही मिलेंगी। मेरी जाती राय में ये सूरत हाल कानून और आइन के एतबार से बिल्कुल क्लियर तो नहीं है। क्या आप सकते हैं कि ये लाजमी इसका ये नतीजा निकलेगा। इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट इस बात की मजाज है कि वो आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करे, तो उस इंटरप्रिटेशन पे ये डिपेंड करेगा। मैं उसको इस तरह एज ए कॉमन पर्सन इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा अपनी जमात के नाम पे, वो किस तरह से ये मुतालबा किया जा सकता है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराते और आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराते रिजर्व सीट का। वो तो जाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने काम किया नहीं, तो कैसे वो लिस्टें जमा कराते। लेकिन ये तो एक नई हकीकत वजूद में आई है असेंबली के अंदर कि एक पार्लिमानी पार्टी बन गई है जो पहले थी नहीं। अब 80-81 लोगों ने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और उसके बाद वो तादाद 92 हो गई है और उससे एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की एक पार्लिमानी पार्टी बन गई है। तो क्या आप उसको इस टेक्निकलिटी की वजह से डिनाई कर दें कि सीटें तो उन्होंने पहले भी जमा कराई, पहले जमा इसलिए नहीं कराई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये जो नई सूरत हाल डेवलप हो गई है इसका हमारे कानून के अंदर इसका अहाता नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे प्रोग्रेसिव व्यू ले सकता था? जी, मैं कह रही हूँ कि आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले में एक प्रोग्रेसिव व्यू ले सकता था, बिकॉज ये एक बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड बात हुई है ना? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल था आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। प्रोग्रेसिव व्यू लेते और नैरो टेक्निकलिटीज में ना जाते। आई विश कि वो इस तरह करते, लेकिन आई विश कि अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन के इम्कानात जरा ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक आखिर में आपसे चीज़ जानना चाहूंगी अहमद बिलाल महबूब साहब, जो लोगों की शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब के ख़त का जो जवाब दिया उसमें उन्हें आइन का जिक्र किया कि आइन ये कहता है कि सदर का इंतखाब इतने रोज़ में हो जाना चाहिए। तो कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन को फॉलो नहीं किया। आपको याद होगा कि जब वो पंजाब असेंबली खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व हुई थी वो तो 90 दिन से ऊपर ही चली गई थी और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी खामोश था। हैविंग सेड दैट, फॉर्म 45 जो कि 14 दिन के अंदर आवेज़ा करने थे वो नहीं किए गए। फिर जब वो हुए और उसके बाद के जो मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या जवाबदेह नहीं है? क्योंकि कोई भी बात वो इस मामले पर सामने आकर तो करता नहीं। बिल्कुल जवाबदेह है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना चाहिए। तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इसकी वजाहत या जवाब अभी तक नहीं दिया। बिल्कुल वो जवाबदेह हैं और मेरे ख्याल में इसका पार्लियामेंट के अंदर भी उनको रिपोर्ट पेश करनी होती है। उस रिपोर्ट के अंदर बहस होनी चाहिए और जवाब तलब करना चाहिए। हो सकता है उनके पास सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन बहरहाल एक्सप्लेनेशन तो उनको देनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल पाकिस्तान के सदर के तौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब भी होगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो कि नौ मुंतखब सदर हैं वो हलफ उठाएंगे और अब तमाम मैं कहूँगी फोकस मरकूज़ है वो इसी बात पर होगा कि आया अब जो मामलात हैं इस पार्लियामान के 5 साल की हुकूमत के वो सही तौर पर मुफाहमत के साथ क्या वो चलवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।